खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर भारत ने कनाडा को करारा जवाब दिया। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि जब तक कनाडा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े सबूत साझा नहीं करता, तब तक भारत जांच में सहयोग नहीं करेगा। गोवा में पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2024 की शुरुआत की। कार्यक्रम में पीएम ने सस्ती ऊर्जा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त एनर्जी पर इतना निवेश कर रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ। लोकसभा में डीएम के सांसद टीआर बालू ने बहस के दौरान मंत्री एल मुरुगन को अनफिट कहा। उनके इस बयान को अब बीजेपी ने आड़े हाथ ले लिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बयान को दलित समाज का अपमान बताते हुए माफी की मांग की। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 11 लोग जिंदा जल गए, जबकि करीब 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे से जुड़े कई वीडियो सामने आए, जिनमें धमाके की तीव्रता साफ पता चल रही है। चूंकि आग एक पटाखा फैक्ट्री में लगी थी, इसलिए पहले धमाके के बाद एक एक कर फैक्ट्री में रखी सभी पटाखे फूटने लगे और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में आग की लपटों को रिकॉर्ड किया, जिसका वीडियो अब पूरे देश में फैल रहा है। इस फैक्ट्री में इतने पटाखे थे कि आग लगने के 1 घंटे बाद तक यहाँ धमाकों की आवाज आती रही। धमाके के बाद की आपको मैं तस्वीर दिखाऊं कि ये तस्वीर देख लीजिए, करीब 1 घंटा हो चुका है और लगातार यहाँ पे धमाके हो रहे हैं। फैक्ट्री के पास जली हुई गाड़ियों को साफ देखा जा सकता था। बताया गया कि धमाके के वक्त फैक्ट्री के पास से गुजर रहे लोग भी आग में झुलस गए। आग से फैक्ट्री के आसपास के 60 से ज्यादा घर खाक हो गए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 100 से ज्यादा घरों को खाली करवाया। फैक्ट्री की एरियल तस्वीरें भी इन आंकड़ों की तस्दीक कर रही हैं। यहाँ आसपास के कई घरों को आग से झुलसते देखा गया, जिन्हें बुझाने के लिए दमकल की टीमें जुटी थीं। आग की खबर के बाद प्रशासन की टीम तुरंत एक्शन में आई। अभी तक 100 से ज्यादा एम्बुलेंस को हरदा भेजा जा चुका है। सुबह पुलिस प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीम भी घायलों को बचाने में जुटी और एक एक कर आग से झुलसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। कई जिलों की मेडिकल टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ज्यादातर मरीजों को हरदा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की बड़ी टीम उनकी निगरानी कर रही है। घायलों की हालत को देखते हुए कई अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। इसके साथ मरीजों को भोपाल लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल और एम्स में बर्न यूनिट तैयार की गई। इधर हरदा में घटना स्थल पर प्रशासन की टीम काम कर रही थी, तो भोपाल से सीएम मोहन यादव ने घटना पर सीधी निगरानी रखी। हादसे के कुछ ही घंटों के अंदर सीएम ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सीएम के साथ पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया और हरदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। तो वहीं एमपी सरकार ने परिजनों को 6 लाख देने का ऐलान किया। केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर घायलों को बचाने में जुटी रही। बताया गया कि सीएम मोहन यादव ने सेना की मदद भी मांगी। हरदा की घटना पर सिर्फ मदद या मुआवजे का ऐलान ही नहीं हुआ, 11 परिवारों की जिंदगी बर्बाद करने वालों को सजा देने के मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने अपने बयान में खुद इस बात की जानकारी दी। हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति न हो और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। घटना की जांच के लिए सीएम ने मंत्री उदय प्रताप को भी हवाई सर्वे के लिए हरदा भेजा। सरकार के मंत्री और अधिकारियों ने मिलकर घटना स्थल का जायजा लिया और अब प्रशासन से मिलकर पटाखा फैक्ट्री की कुंडली खंगाली जा रही है। पूरा हम अपडेट ले रहे हैं प्रशासन से, उसका ये घटना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में उसका लाइसेंस कब दिया गया, सारी चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं। जाहिर है इतनी मौतों के बाद पटाखा फैक्ट्री के मालिक को बख्शा नहीं जाएगा, मगर सवाल यहाँ प्रशासन पर भी उठता है कि आखिर उसकी नाक के नीचे बारूद का इतना बड़ा ढेर कैसे जमा हो गया। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होंगे और ये चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसके लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। 26 करोड़ बैलेट पेपर का कुल वजन करीब 2100 टन है। पोलिंग बूथ पर अधिकारी हाथ से वोटों की गिनती करेंगे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नतीजे चुनाव के दिन देर रात घोषित कर दिए जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान में वोटिंग के बाद उसी पोलिंग बूथ पर काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वोटिंग खत्म होते ही हर पोलिंग बूथ पर तैनात पोलिंग ऑफिसर काउंटिंग शुरू कर देता है। सभी पोलिंग ऑफिसर काउंटिंग खत्म होते ही पोलिंग बूथ के रिटर्निंग ऑफिसर को रिजल्ट भेज देते हैं और देर रात 2 बजे तक हर हाल में रिटर्निंग ऑफिसर को अपने क्षेत्र के सभी बूथ से रिजल्ट कलेक्ट करके जारी करना होता है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर तय समय पर काउंटिंग नहीं कर पाता है तो उन्हें चुनाव आयोग को लिखित रूप में जानकारी देनी होती है। अगले दिन सुबह 10 बजे तक नतीजे जारी करने के लिए वो बाध्य होते हैं। पोलिंग बूथ के नतीजे जिला चुनाव अधिकारी और कंट्रोल रूम को भेजी जाती है और इस तरह आसानी से उसी दिन नतीजे जारी हो जाते हैं।
मुश्किल भरे रास्ते और कड़ाके की ठंड के बीच भी सैलानी बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों का रुख कर रहे हैं, जबकि बर्फ जमने से कई रास्ते बंद करने पड़े हैं। लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी बड़ी तादाद में सैलानी घाटी की खूबसूरती देखने पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढकी वादियों के बीच बारामूला बनिहाल रूट पर इन दिनों ट्रेन भी दौड़ रही है। बर्फ से सफेद हो चुके ट्रैक पर चलती ट्रेन किसी खिलौने जैसी दिखाई दी। बर्फीली घाटी में खूबसूरत नजारों को समेटते हुए एक छोर से दूसरे तक पहुंचाती ट्रेन का यात्री खूब लुत्फ ले रहे हैं। वहीं रामबन में भी कई फीट जमी बर्फ में सैलानी माहौल का लुत्फ लेते दिखाई दिए। श्रीनगर में बेशक इस वक्त बर्फ के कतरे नहीं है, लेकिन शीतलहर है। हालांकि कड़ाके की ये सर्दी भी सैलानियों को शिकारे में बैठ डल झील की सैर करने से रोक नहीं पा रही। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फबारी के बाद पानी की पाइपलाइन जम गई है और सप्लाई ठप हो गई है, जिसे जल शक्ति विभाग के कर्मचारी आग और गर्म पानी की मदद से बहाल करने की कोशिश में जुटे दिखाई दिए।